सब जानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रदूषण। सबसे ज्यादा लोग प्रदूषण का शिकार होंगे। हम अगर आज सतर्क नहीं हुए तो हमारे बच्चे कल सांस नहीं ले पाएंगे। हवा, पानी, जमीन, जंगल सब बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। कहते हैं कि हम आज भी अगर प्रदूषण फैलाना बंद कर दें तो सालों बाद वो हालत आएगी जबकि प्रदूषण से नुकसान होना खत्म होगा। ऐसे में हर आदमी को अपने स्तर पर प्रदूषण हटाना, मिटाना, रोकने का काम शुरू करना होगा। दिल्ली के पास गुड़गांव में समीरा सतीजा जी रहती हैं। इन्होंने एक फ्री क्रॉकरी बैंक खोला है। लोगों को फ्री में बर्तन देती हैं, कहती हैं प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। समीरा जी का बैंक एक बार इस्तेमाल कर फेंकी जाने वाली प्लास्टिक से धरती को बचाता है। देखिए और गुड न्यूज टुडे की इस रिपोर्ट के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी बताइए। देखते हैं। जैसे मैं मैसेज हमेशा देती हूँ कि जो भी चाहिए इसको रेप्लिकेट करें। अक्सर शादी और पार्टियों में या फिर किसी फंक्शन में आपने डिस्पोजल प्लेट्स या फिर प्लास्टिक डिशेस का इस्तेमाल होते देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डिस्पोजल प्लेट्स, प्लास्टिक डिशेस पर्यावरण के लिए कितना नुकसान करती हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव की समीरा ने क्रॉकरी बैंक बना डाला है। जी हाँ, इस क्रॉकरी बैंक की खास बात यह है कि इसमें सभी तरह के बर्तन अवेलेबल हैं, लेकिन ये सभी बर्तन स्टील के हैं। आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर मुफ्त में इस क्रॉकरी बैंक से सामान ले सकते हैं और अपने फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्रॉकरी बैंक एक्चुअल में है क्या और किस तरह से फंक्शन करता है। क्रॉकरी बैंक, जहां वही बर्तन हैं जो हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच और ग्लास। लेकिन ये बहुत खास मकसद से यहां रखे हैं। हमने ब्लड बैंक के बारे में सुना है, हमने वो बैंक के बारे में सुना है जहां पर हम पैसे जमा करते हैं, पैसों का लेन देन होता है, लेकिन क्रॉकरी बैंक, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल और इस तरह की बैंक का नाम शायद मैंने और आपने पहली बार सुना है। गुड़गांव की समीरा सतीजा के घर में मौजूद ये बर्तन भले ही क्रॉकरी बैंक के हों, लेकिन पर्यावरण की पूंजी है ना कमाल का ये फैक्ट। इनसे समीरा न केवल पर्यावरण को बचा रही हैं, बल्कि लोगों को सेहत भी मुहैया करा रही हैं। सक्सेस तो नहीं कह सकती मैं, शायद अचीवमेंट की बात करें तो टोटल 4,40,000 सिंगल यूज़ प्लास्टिक अभी तक हम बचा चुके हैं विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द टीम्स, जो कि शायद लोअर साइड पे ही मैं काउंट करती हूँ, लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेट है। धरती को प्लास्टिक से बचाने वाले ये बर्तन पर्यावरण की पूंजी बन चुके हैं। दावत और लंगर में परोसी जाने वाली प्लास्टिक या यूज और थ्रो मटेरियल के बर्तनों की संख्या को कम करते हैं। सो क्रॉकरी बैंक फॉर एवरीवन एक तरह के स्टेनलेस स्टील बर्तनों का कलेक्शन है, जो कि आप किसी भी तरह के इवेंट के लिए ले सकते हैं, बी इट रिलीजियस और सोशल, और आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। यू सिंपली हैव टू टेक द यूटेंसिल्स, यूज देम, वॉश देम एंड ड्रॉप देम बैक। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर यूजिंग द यूटेंसिल्स। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्रॉकरी बैंक फॉर एवरीवन। सरकारी नौकरी करने वाली समीरा ने इसकी शुरुआत 2018 में की। चुनौती बड़ी थी क्योंकि मुकाबला था पर्यावरण को लेकर संकुचित सोच के साथ और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की आसान आदत से। कि जो स्टाइरोफॉर्म प्लेट्स होती हैं, जो कि नाम ही सजेस्ट करता है स्टाइरोफॉर्म, वो स्टाइरीन नाम के केमिकल से बनी होती हैं। एंड स्टाइरीन, जब भी आप गूगल पे इसको थोड़ा भी सर्च करेंगे, आपको समझ में आएगा कि स्टाइरीन केमिकल वो होता है जो कि आपकी बॉडी में कैंसरस सेल्स को ट्रिगर कर सकता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब मैं ये देखती थी कि लोग किसी गरीब को खाना खिला रहे, भंडारा कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि आप उसको खाना खिला के पुण्य तो अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन उसको इस कैंसरस यूटेंसिल में खाना परोस के उसको जो आप बीमारी सौंप रहे हैं, उसके बारे में शायद ना ही आप जानते हो, शायद ना ही वो बेचारा खुद जानता है, जो अपनी सिर्फ क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है, अपनी भूख मिटाने के चक्कर में वो एक कैंसरस चीज़ भी अंदर ले रहा है।
स्टील की चम्मच, कटोरी, थाली, ग्लास का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप जानेंगे कि 2019-20 में भारत में 34,69,780 टन प्लास्टिक कचरा निकला। 2018-19 में 33,60,043 टन था। 2017-18 में 23,83,469 टन। यानी प्लास्टिक के इस्तेमाल और कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। लेकिन मजबूरी यह है कि प्लास्टिक नहीं तो क्या। जब मैंने मार्केट ढूंढने की कोशिश की तो सबसे पहले मेरे जो दिमाग में था कि हम पत्तल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्तल अवेलेबल नहीं थे क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्री जो है प्लास्टिक और स्टाइरोफॉर्म ने ही कैप्चर कर ली थी। तो पत्तल अब मार्केट में आने बंद हो गए थे। मे बी मिलते होंगे लेकिन मार्केट में उसकी क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि डिमांड नहीं थी, तो शॉपकीपर्स ने रखना बंद कर दिया। ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी। ऑल्दो हम लोगों ने किसी शॉपकीपर से बात करके कुछ सोर्स किए पत्तल, लेकिन जब उनको यूज़ करने की कोशिश की तो उसका भी रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि वो बहुत हल्के थे, लाइट वेट थे। और आजकल सब लोग खड़े होके, एक स्टैंडिंग उसका ट्रेंड है कि खड़े होके खाना खाना है, सो वो हाथ में नहीं पकड़ में आ रहे थे। एंड दूसरी बात जो मुझे लगती है कि अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इवन पत्तल यूजिंग इज़ नॉट सस्टेनेबल। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे पत्तल यूज़ करने शुरू करेंगे और डेली बेसिस पे भंडारा उसी से करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पेड़ों पे असर आएगा। बहरहाल चुनौतियों से जूझते हुए समीरा को विकल्प भी मिला और इसे मुहिम की तरह चलाने का रास्ता भी। बात टोटल मिला के ये आती है कि हमें किसी भी तरह से रीयूजेबल को यूज़ करना चाहिए जितना हो सके। उस कैटेगरी में फिर स्टेनलेस स्टील ही आता है जो कि रीयूजेबल भी है, जो कि सस्टेनेबल भी है, जो कि रिसाइक्लेबल भी है। तो वो एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि अब मुझे ये बर्तन खरीदने ही हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि हमें कोई और अल्टरनेटिव मिले और वो बदलना चाहते हैं। समीरा के साथ फिलहाल 32 लोगों की टीम काम कर रही है जो देश भर में फैली हुई है। समीरा के क्रॉकरी बैंक का फायदा सोशल मीडिया पर संपर्क कर कोई भी उठा सकता है। समीरा इन बर्तनों के इस्तेमाल के बदले कोई पैसा नहीं लेती। हाँ, खो जाने पर इनकी कीमत लेने वाले को चुकानी पड़ती है। तो आपने देखा कि किस तरह से रीयूज़, रिसाइकिल और सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे समीरा जी ने ये क्रॉकरी बैंक खोला जहां से आप मुफ्त में स्टील के यूटेंसिल्स अपने प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और आप मिलकर इसी तरह से पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूट करते रहेंगे ताकि आगे आने वाले समय में हम पर्यावरण को बचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्रदूषण से भारत में मरते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत में होने वाली कुल मौत का 1/3 प्रदूषण से होती है। 2018 में 80 लाख लोग प्रदूषण से मारे गए। हवा में खराबी बहुत वजह से है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम खुद अपने भविष्य को मिटाने में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग उस भविष्य को मिटाने में। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में 2 लड़के पीठ में सिलेंडर टांग कर घूम रहे हैं, आपको यह बताने के लिए कि हर 5 में से 1 मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। रोक सको तो रोक लो। नाम अतुल, काम पोल्यूशन से रक्षा। मैं दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ नाइट शिफ्ट में, और डे शिफ्ट में मैं दिन में जो भी मतलब सैलरी मुझे मिलती है उससे मैं दिन में लोगों के बीच में दिल्ली एनसीआर में घूमता रहता हूँ और लोगों को इन्वायरमेंट के लिए अवेयर करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटने से बचाएं। नाम दिनेश, काम पोल्यूशन से रक्षा। मतलब सिलेंडर, एक वाटर बोतल को हमने इसके अंदर इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया हुआ है। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर में वहाँ से ये हम दिखा रहे हैं कि ये पाइप है, इससे ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है। और ये हमने अपना होर्डिंग लगा रखा है कि अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं रहेंगे इन फ्यूचर या पेड़ कट जाएंगे, पेड़ नहीं बचेंगे, तो हो सकता है हमें ऐसे घूमना पड़े अपने को बचाने के लिए।
चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में संदेश की तख्ती, पीठ पर लदा पानी का कंटेनर और उसमें रखा पेड़। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अतुल और दिनेश दोनों रोज इसी अंदाज में दिखते हैं। दोनों का एक ही मकसद है, पर्यावरण के खतरों से लोगों को बचाना। 10 लोग देखेंगे, क्या पता एक समझ जाए, ना समझे तो कुछ तो देखेगा कोई, थोड़ा सा तो उसके दिमाग में कुछ आएगा। अतुल और दिनेश की मुहिम बहुत बड़ी है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि एक पेड़ की कीमत क्या है, जिसे इसी साल समझाया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एक कमेटी की रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि एक पेड़ की कीमत 74,500 रुपए प्रति सालाना हो सकती है। हर साल पेड़ की इतनी ही कीमत बढ़ जाती है। किसी भी पेड़ की कीमत बाजार में लकड़ी के दाम के अलावा उससे मिल रहे ऑक्सीजन, कंपोस्ट, सुविधा और उसकी उम्र के आधार पर ही तय की जा सकती है। पेड़ अगर 74,500 का होगा तो इसमें ऑक्सीजन की कीमत 45,000, उर्वरकों की कीमत 20,000 और बाकी की कीमत लकड़ी की होगी। अतुल और दिनेश दोनों पढ़े लिखे हैं। 3 बरस पहले दोनों एक ऐसी मुहिम से जुड़ गए हैं जिसका मकसद दूसरों की जान बचाना है, उस जानलेवा प्रदूषण से, पर्यावरणीय खतरे से, जिसका गुनहगार जाने अनजाने इंसान खुद है, और इसके लिए ये किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। मैंने जो सबसे पहला कैंपेन अपना किया था वो किया था राजस्थान में, चूरू में। वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ हर महीने जाता रहता हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको वहाँ लेके गया था, और राजस्थान की जो पब्लिक है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है उनका। वो चीज़ें पूछते हैं, हमसे आइडियाज़ लेते हैं कि हाँ अगर हम यहाँ पे प्लांट ग्रो करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं जैसे आपको बताया कि मेरे घूमने का बहुत शौक़ है, तो मैं इसको अभी तक लेके जा चुका हूँ हरियाणा पे, राजस्थान में। एक बार मैं गुजरात गया था तो वहाँ भी इसको ले गया था, लेकिन वहाँ पर मैं ज़्यादा कैंपेन कर नहीं पाया था, है ना। और अभी फिर उत्तराखंड में जाता ही रहता हूँ, अपना नोएडा, दिल्ली हम कवर करते रहते हैं। तो यही है, बाकी आगे भी मेरा यही प्लान रहता है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो इसको लेके जाऊँ। जीवन की आपाधापी में इंसान रुक नहीं सकता, चलता है तो प्रदूषण होता है। ऐसे में विनाशहीन विकास का रास्ता क्या हो सकता है? कभी भी हम जब किसी घर में रह रहे होते हैं तो अगर मान लीजिए वो घर पुराना हो गया या फिर इसे हमें गिराकर हमें कहीं दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरा घर तैयार करते हैं, उसके बाद ही इस घर को तोड़कर दूसरा यहाँ कुछ भी बनाना हो, हमें बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको तोड़ दिए हम और दूसरा घर हमारा तैयार नहीं हुआ है, इसको तोड़ दिए हैं और चले गए वहाँ पर। तो सेम यही चीज़ फॉरेस्ट के साथ भी होना चाहिए। जहाँ पर भी आप मतलब कि डेवलपमेंट के लिए कहते हो कि पेड़ काटना ज़रूरी है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जितने पेड़ कट रहे हैं उसका कम से कम दोगुना, डबल जो है कहीं लगाया जाए, और कम से कम 2, 4, 10 साल वेट किया जाए कि हाँ अब ये इतने बढ़ जाएंगे। या फिर जितना आप कर रहे होगा वेट नहीं कर सकते तो कम से कम डबल लगाइए, उसका दुगुना, और साथ साथ उसकी प्रॉपर अच्छी तरह से उसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। दिनेश ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं तो अतुल ऑक्सीजन बॉय। लेकिन समाज से मिले ये नाम इनकी जिंदगी में बहुत मुश्किल लेकर भी आए हैं। घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार इनकी इस जिद से नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों डटे हुए हैं। उन्होंने कोई काम बोला कि भाई जाके सब्जी ले आओ, सब्जी लेने इसको पहन के चले गए, ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, 10 लोग देखेंगे, क्या पता एक समझ जाए, ना समझे तो कुछ तो देखेगा कोई, थोड़ा सा तो उसके दिमाग में कुछ आएगा। तो ये डेली रूटीन टाइप हो गया है। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो मैं पॉसिबल ये रहता है कि मैं इसको लेके ही जाऊँ। घर वालों का रिएक्शन स्टार्टिंग में तो ये था कि यार ये लेके जाओगे, ऐसे क्या रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा घर वाले नेचर से जुड़े हुए हैं हमारे भी, तो उस टाइम पे हल्का सा था उनके मन में हेजिटेशन कि भाई ऐसे जाएगा तो लोग बोलेंगे ये है वो है, क्योंकि रहता है घर वालों को कि यार मेरा लड़का सोसाइटी में जाए तो अच्छे से जाए। अब उन्हें लगता होगा कि हाँ ये पहन के जाएंगे तो लोगों को लगेगा क्या है कैसा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा, थोड़ा घर वाले रोकते थे कि नहीं यार देख लो, बाहर जाके पहन लेना, मोहल्ले से चले जाओ फिर पहन लेना। लेकिन अब नहीं, अब सपोर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स की रही बात तो कुछ फ्रेंड ने तो सपोर्ट किया, लेकिन हाँ इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे 2-3-4 फ्रेंड ऐसे हैं कि वो अब मेरे साथ नहीं है, वो मेरे फ्रेंड नहीं हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई अगर तू इसे लेके कहीं पे जाएगा तो हम तेरे साथ नहीं चलेंगे। प्रदूषण का खतरा बहुत बड़ा है। इसे इस बात से समझें कि 2019 में 16.7 लाख लोगों की जान प्रदूषण की वजह से जा चुकी है। यह देश में हुई कुल मौत का 18% रहा। 2017 में मौत का यह आंकड़ा 12.4 लाख था, यानी नुकसान लगातार बढ़ रहा है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा कहता है कि दुनिया भर में आज हर 10 में से 9 इंसान प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है। और उसी का WHO का 2018 का एक डेटा कहता है कि दुनिया भर का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 90 to 92% एरिया, 90 से 92% जो भाग है वो आज प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो बताइए, अब पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, डिफॉरेस्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो ज़रा बताइए कैसे हम सेम वही चीज़ दे पाएंगे। अतुल और दिनेश दिल्ली के महत्वपूर्ण ठिकानों, चौराहों पर खड़े होते हैं। यहां जब वो लोग अपना हित समझने की जगह इनसे बहस भी करते हैं। अतुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। रात में ऑफिस और दिन में सड़कों पर लोगों को सावधान करने की कोशिश। पुण्य के इस काम में भी कई बार नतीजे उल्टे आने लगते हैं। पहली बार मैं इंडिया गेट गया था तो मैं मेट्रो से नहीं गया तो बस से था। जब मैं इंडिया गेट में पहुंचा, एंट्री तो हो गई, वहाँ मेन गेट पे जो एंट्री होती है वहाँ से तो हो गई, लेकिन फिर जब मैं अंदर खड़ा था तो हम आपस में 2-3 लोग और आए, तो वो हमसे पूछने लगे कि भाई साहब ये क्या है, कैसा है। तो मैं उनको बताने लगा कि हाँ हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों के बीच में। तो ऑल ऑफ द सडन एक आते हैं, वो ये पुलिस की अपने वो थे, पुलिस थे कुछ थे, तो वो आए तो उन्होंने बड़े मतलब बहुत गंदे ऐसे लिहाजे में बोला, ओए इधर आ, ऐसे करके वो माइक सा कुछ लेके बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है तो ऐसे आवाज़ लगाना शायद वो सूटेबल नहीं समझते कि लोग नहीं सुन पाएंगे। तो उन्होंने बड़े गंदे लिहाजे में यूँ बोला, ओए इधर आ, चुटकी बजा के इधर आ, जैसे किसी चोर वोर को बुला रहे हो। तो ठीक है, मैं आया, मैंने हाँ जी सर क्या हुआ, बोले ये क्या है, मतलब बिल्कुल एकदम चिल्ला के। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बंद करो और इसको उतार के जाओ, जल्दी फटाफट निकलो। तो मैंने ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मैं जाने लगा। तो बोले फिर से उन्होंने मेरे को ऐसे आवाज़ मारी, ओए इधर आ, ये उतार पहले, ऐसे बोला, और मतलब बहुत बुरे तरीके से, ये उतार पहले, तेरे को समझ नहीं आ रहा, बोल दिया ना यहाँ पे ऐसे नहीं करना, वो चीज़ रही। तो वो बड़ा मेरे को ऐसा रहा कि यार हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, ना एडवर्टीज़मेंट कर रहे किसी का, ना कुछ कर रहे हैं, तब भी वो ऐसे बोल रहे हैं हमसे। मैंने चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या पता वो ना चाह रहे हो हम ऐसा करें कुछ। अतुल और दिनेश की कोशिशें हमें बताती हैं कि हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम अपने जीवन को कम करने वाले काम कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द जागना होगा, वरना हमारे बच्चे सच में अतुल और दिनेश की तरह ही सिलेंडर लगाकर जीवन जीने को मजबूर होंगे। लोग गालियां देते हैं, कमेंट करते हैं, मजाक बनाते हैं और कई बार अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन अतुल और दिनेश इन सब बातों की परवाह नहीं करते, अपनी मुहिम में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अभी इनका मजाक ज़रूर बन रहा है, लेकिन उन्होंने लोगों को कम से कम ये मैसेज देना ज़रूर शुरू कर दिया है कि अब वो वक्त आ चुका है कि लोग पर्यावरण को लेकर, पेड़ों को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर गंभीर हो जाएं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। मूर्खता क्या होती है ये समझने के लिए हमें बचपन में कालिदास की कहानी सुनाई जाती थी। कालिदास पेड़ की जिस डाल पे बैठे थे उसे ही काट रहे थे। हम पृथ्वीवासी भी कालिदास हो गए। जिस धरती पर हम रहते हैं उसे ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं। सामान लाने और रखने के लिए हम जिस पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे समुद्र, जमीन, जानवरों के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। 1 मिनट में हम 10 लाख प्लास्टिक की बोतल और 20 लाख प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। दुनिया के समुद्री किनारों का 73% कूड़ा प्लास्टिक है। ये जल, जमीन, जंगल के जीवों को प्रति सेकंड हजारों की रफ्तार से कत्ल कर रहा है, लेकिन हम सुधरने को तैयार ही नहीं। एक छोटी सी बच्ची है, आफरीन, उसने प्लास्टिक को जल, जमीन, जंगल से दूर रखने का एक अनोखा तरीका खोजा है। सीखने वाली बात है, देखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक दृश्य है जिसमें एक मशीन है।
मशीन में एक प्लास्टिक की बोतल लगी है। मशीन को घुमाने का एक हैंडल है। हैंडल घुमाने पर प्लास्टिक की बोतल से प्लास्टिक के रेशे निकल रहे हैं और फिर रेशे या रस्सी से चटाई जैसी चीज बन रही है। बोतल से रस्सी और रस्सी से सजावट का सामान। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही मशीन का यही काम है। जूस की मशीन की तरह यह भी हाथ से चलती है। ये एक आविष्कार है। इसके पीछे 12 साल की एक बच्ची है, नाम है आफरीन, और मकसद है देश को प्लास्टिक के प्रदूषण से बचाना। मैंने ये बॉटल्स को ऐसे ही देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वेस्ट होता है तो इसको प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ किया जा सके। तो मैंने इससे ये रस्सी बनाने की पहले कैंची से कोशिश की, फिर मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई मशीन बनाई जाए। फिर मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प ली, उन्होंने मेरे को थोड़ी हेल्प की और उन्होंने बताया किस तरह से ऐसा बन सकता है और फिर बनवाने में भी हेल्प की। तो फिर मैंने ये मॉडल बनाया। इस पर मेरा स्टेट लेवल पर भी चयन हुआ और आगे मेरा नेशनल पर भी हुआ है और इससे मुझे बहुत खुशी और मैं आगे साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और आगे भी ऐसा ही हो कि पॉल्यूशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मां के गर्भ से लेकर समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों तक प्लास्टिक का नुकसान पहुंच रहा है। समस्या यह है कि ये एक बार बन जाए तो इसका विनाश नहीं होता है। एक बार इस्तेमाल करके फेंकी गई बोतल और सामान इस समस्या का सबसे गंभीर हिस्सा है। आफरीन का आविष्कार इसी को कम करता है। आफरीन की यह मशीन महंगी भी नहीं है, ना ही इसे चलाना कोई रॉकेट साइंस। परिवार भी इसे जब तब चलाकर प्लास्टिक का इस्तेमाल सजावटी सामान बनाने में कर लेता है। प्लास्टिक और प्रदूषण की चुनौती को कबूल करने वाली आफरीन 10वीं की छात्रा है। पिता मैकेनिक हैं। उनकी कमाई ऐसी नहीं है कि वो संसाधनों का अंबार लगा सके। पिता ने अपनी हैसियत और जुगत से बेटी का सपना साकार कर दिया। आसान इसलिए भी रहा क्योंकि पिता खुद उस पेशे से जुड़े हैं जिसमें प्रदूषण और इसका कहर रोज देखते हैं। आफरीन शुरू इंटेलिजेंट रही है, स्कूल में भी, पढ़ाई में भी, और कोई ना कोई चीज़ के अंदर। तो इसके बाद वो मॉडल बनाए, मैं स्कूल की तरफ ऑफर आए होते थे, वो जिला स्तरीय पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मैंने और नेशनल पर भी अब सिलेक्ट हुआ है और उम्मीद करें आगे भी बहुत जाओ। बिंगमा स्कूल वो स्टाफ को बहुत ज़्यादा सहयोग रहे हमारे साथ। प्रदूषण खत्म हो जाएगा, बुलंद पर जो प्रदूषण हो वो खत्म हो जाएगा। ये रस्सी छोटा खिलौना बनाने में, चारपाई बनाने में बहुत ज़्यादा काम आ गया। बहुत मजबूत रस्सी है। आफरीन की शोहरत प्रदेश और देश तक पहुंच चुकी है। उसका ये मॉडल राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सुर्खियां बटोर चुका है। 2019-20 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी 581 मॉडल्स में 60 मॉडल की सूची में आफरीन का मॉडल एक था। आफरीन के गुरु और साइंस के टीचर मानते हैं आफरीन के रुझान ने यह काम आसान कर दिया है। आफरीन एक बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु बच्ची रही थी। उसका वैज्ञानिक के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसी के चलते हुए उसने आज नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी उपलब्धि की है। इसलिए हमें हनुमानगढ़ जिले पे, राजस्थान पे बहुत गर्व की बात है। बेटी की इस उपलब्धि से मां का उत्साह भी बढ़ गया है। जी, बच्ची ने जो मॉडल बनाया इसका इंडिया लेवल पर टॉप 16 में सिलेक्शन हुआ है। इस बात की मैं बहुत खुशी हो रही है। इसने जो मॉडल बनाया इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो ये बचपन से इंटेलिजेंट है, कभी कुछ इसका नया चलता ही रहता था। जब इसने स्कूल में जब इंस्पायर अवार्ड के बारे में जब पता चला, जब सर ने हमसे बात की तो इसको हमने कहा कि कुछ सोच लो जो क्या करना है। कुछ सर ने आइडिया दिया, कुछ इसका दिमाग चला, फिर धीरे धीरे कोशिश करके ये मॉडल तैयार किया। आफरीन के आविष्कार से साफ है कि प्रदूषण से नुकसान को वो समझ रही है, तभी तो उसकी सोच साइंस में कुछ और आविष्कार करने की है जिससे न सिर्फ वो अपना नाम रोशन करे बल्कि समाज को कुछ ऐसा दे सके जिससे जीवन की चुनौतियां कम हों। हनुमानगढ़ से गुलाम नबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस्तेमाल किए गए लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरी कुछ जब हम रिटायर कर देते हैं तो वो कहाँ जाते हैं?
हर बार नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान बदल देते हैं, तो पुराने वालों का क्या होता है? क्या आपने कभी ये बात सोची है? आपका छोड़ा हुआ सामान कूड़ा हो जाता है और इसकी गति इतनी ज्यादा है कि वर्ष 2050 में इसे रखने के लिए 2 प्लैनेट की जरूरत पड़ेगी। हैरान करने वाली बात। इसी चिंता को दूर करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। एक कंपनी है जिसे फोन करो तो वो आपका ई वेस्ट ले जाएगी और उसे सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाएगी। आपका फेवरेट और कीमती सामान खराब होकर भी होगा कीमती। जहरीली हवा से आपकी और पर्यावरण दोनों की करेगा हिफाजत। खराब कंप्यूटर, टूटा फूटा फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको दिलाएंगे अच्छा पैसा और आपके सुरक्षित भविष्य का करेंगे बीमा। आपका खराब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसे ई कचरा भी कहा जाता है, ये खराब होकर आपका नुकसान कर सकता है। आप इसे कबाड़ी को बेचकर मामूली कीमत लेकर छुटकारा तो पा लेते हैं, लेकिन ये आपका और पर्यावरण का दुश्मन बन जाता है। लेकिन अब इससे निजात का नुस्खा भी मिल गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इसकी शुरुआत की है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को अब एक फोन कॉल के जरिए निपटाया जा सकेगा। तकनीकी के दौर में हमारी निर्भरता कंप्यूटर, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बढ़ी है। तेजी से बदलती तकनीकी और कम समय चलने वाले उपकरणों की वजह से इस्तेमाल के बाद फेंका गया ई कचरा लगातार बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में ई कचरे को सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल 10 लाख टन से ज्यादा ई कचरा निकल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ये बड़ा संकट है। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक कंपनी से करार किया है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ग्राहकों से लेकर इसे ऐसे निपटाएगी ताकि प्रदूषण ना हो। बदले में निगम की कमाई होनी भी तय है। हमें मामूली सा इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज, ना हमारे ट्रक लगेंगे, ना गाड़ियां लगेंगी, ना हमारी लेबर लगेगी, कोई व्यक्ति नहीं लगेगा। ये सारा काम एक कंपनी करने वाली है। उसके बदले में हमें लगभग 2.5 लाख रुपए साल का ये कंपनी देने वाली है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलता आज की डेट में। हमें 2.5 लाख रुपए साल का लगभग मिलेगा। जिस कंपनी से करार किया गया है वो कंपनी इस कचरे को घर घर जाकर इकट्ठा भी कर रही है। इससे कंपनी को काम देने के बदले नगर निगम को पैसा मिल रहा है। जो लोग कंपनी को अपना ई वेस्ट देते हैं उन्हें भी कंपनी पैसे या गिफ्ट वाउचर देती है। जी हाँ, इसमें हमारे जो एमसीडी की अपनी हेल्पलाइन नंबर हैं और हमारे सारे प्रचार तंत्र हैं, उनके साथ ही साथ कंपनी की खुद की एक मोबाइल ऐप होगी, कलेक्शन के लिए नंबर्स होंगे और ईमेल फैसिलिटी भी होगी, जिससे कोई भी सिटीज़न जो ई वेस्ट को डिस्पोज करना चाहता है वो कांटेक्ट कर लेगा। कंपनी जब सुरक्षित तरीके से ई कचरे को ठिकाने लगाती है तो उपकरणों के टूटने और गलने के बाद उनसे बहुमूल्य धातुएं भी निकलती हैं। इनको बेचकर कंपनी अपने लिए पैसे का इंतजाम करती है। अटेरो रिसाइकलिंग जो इस टाइम है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिसाइकलिंग ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी इन इंडिया। जो हमारा ई रिसाइकलिंग का प्लांट है वो रुड़की में है, जो मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में हम करते हैं, जिसमें कोई भी एफ्लुएंट नहीं निकलता है जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर पाए। और हम ऑलमोस्ट 20 टाइप के मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें प्रेशियस, सेमी प्रेशियस और रेयर मेटल्स हैं। तो सभी तरह के मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विच इज़ इन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। तो अभी राइट नाउ इतना हम कर रहे हैं। 2016 में सरकार ने एक नया कानून बनाया। ये कानून ई वेस्ट के सुरक्षित निपटारे की जिम्मेदारी उसका उत्पादन करने वाले पर तय करता है। इसके बाद से ई वेस्ट को बिना प्रदूषण ठिकाने लगाने के लिए एक्सपर्ट कंपनी और लोगों की मदद ली जाने लगी है। ई वेस्ट का जल, जमीन, जंगल और जीवन चारों पर बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से कुछ पक्षी भी खत्म हो रहे हैं। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए हालांकि केंद्र सरकार ने योजना बना रखी है,
लेकिन अब कोशिश है आम जनता को अपने साथ जोड़ने की। शायद यही मुहिम पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शुरू करी है। कोशिश ये है कि एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया जाए और उसके जरिए ई वेस्ट लोगों के घरों से कलेक्ट करके उसको बड़ी संख्या में रिसाइकिल किया जाए। हमारी सांसों में मरकरी, शीशा, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेट, बैरियम और लिथियम घुलते हैं जो ज्यादा मात्रा में जानलेवा तक हो जाते हैं। इसलिए ई वेस्ट के प्रदूषण रहित निपटारे से भी पर्यावरण की रक्षा हो रही है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपके भविष्य को बचाने में लगी गुप्त सेना के कुछ और सिपाहियों से आपको मिलवाऊंगा और आपको प्रेरित करवाऊंगा। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट
आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। और अब आपको घर में रहकर अपना भविष्य बचाने का एक रास्ता दिखाते हैं। प्लास्टिक और प्रदूषण से बचें, लेकिन लाना ही पड़े तो उन्हें फेंक ना दें, इस्तेमाल करते रहें ताकि इन्हें जमीन, जंगल और जल में मिलने से रोका जा सके। देखते हैं। गाड़ी के टायर को गमला बनाना जरूरी क्यों है? प्लास्टिक की टोकरी में पौधा लगाना जरूरी क्यों है? टूथब्रश रखने वाले प्लास्टिक के बर्तन में बेल क्यों? प्लास्टिक के पाइप में हैंगिंग गार्डन क्यों? प्लास्टिक की चीजों का बागवानी में इस्तेमाल क्यों? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। अगर हमने प्लास्टिक को फैलने से नहीं रोका तो धरती में इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। 2050 तक समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक होगी, क्योंकि हर साल हम इंसानों की कुल आबादी के वजन से ज्यादा प्लास्टिक कूड़े में फेंक देते हैं। समाज में किसी बदलाव की शुरुआत खुद से की जानी चाहिए। नेहा भी वही कर रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसी ही छोटी कोशिशें उदाहरण बन सकती हैं, और ऐसे ही उदाहरण देश और समाज को बदल पाते हैं, प्रदूषण या पर्यावरण के नुकसान से बचा पाते हैं। जिस प्लास्टिक या कबाड़ का नेहा ने अपनी बागवानी में इस्तेमाल किया है, उनका हश्र आखिर क्या होता? वो या तो जमीन के जहरीली होने की वजह बन रहे होते या फिर हवा की। लेकिन नेहा की नई सोच से न केवल जमीन और हवा का नुकसान होने से बच गया, बल्कि जानवर और इंसान भी बच गए जो इनका शिकार होते। ये कोशिश नेहा को खुशी भी दे जाती है।
बागवानी का यह आइडिया नेहा को अपने ही एक हुनर से आया। नेहा के हुनर की चर्चा तो पहले भी रही, लेकिन बागवानी से इन्हें एक मकसद मिल गया। नेहा की इस बागवानी में छोटे छोटे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जिनसे इन्हें फूल भी मिल रहे हैं, सब्जियां भी मिल रही हैं और फल भी। बागवानी का यह तरीका दूसरों को भी अब अपनी तरफ खींच रहा है। साफ है कि पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी लकीर खींचना ही जरूरी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी लकीरें भी खींचनी जरूरी हैं। इसके तहत प्लास्टिक का इस्तेमाल भी रोकना होगा और यूज के बाद प्लास्टिक के सही इस्तेमाल का तरीका भी सीखना होगा। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या घर के कचरे से भी हो सकती है कलाकारी? आपका इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक क्या ले सकता है कोई खूबसूरत आकार? 270 किलो प्लास्टिक की कलाकृतियों का अनोखा संसार। कभी कभी आप सोचते होंगे कि जिंदगी में कुछ नया करना है, नए करने के विचार भी आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन शायद सोचते होंगे कि हालात आपके पक्ष में हैं या फिर नहीं है, कैसे किया जाए नया, समाज के प्रति कुछ किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इसी ऊहापोह की स्थिति में आप शायद कुछ कर नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए करना है। जब दूर से देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी बढ़िया सी पेंटिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन जब करीब जाएंगे और इसको टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेंटिंग नहीं, प्लास्टिक से बनाई गई कलाकृति है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह कर दिखाया है दिल्ली के मनवीर ने, जो प्लास्टिक के वेस्ट से अपनी फनकारी दिखा रहे हैं। कचरे से कलाकारी का यह ख्याल सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जब आप जिंदगी पर इसके खतरे को समझना शुरू करेंगे तो मनवीर जैसे कलाकारों के लिए दिल श्रद्धा से भर जाएगा, क्योंकि मनवीर ने अपनी कला से समाज की पीड़ा को जोड़ा है। हालांकि ये बात अलग है कि इस पीड़ा की वजह खुद समाज है, जो प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये MLP है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, और बहुत ही हार्ड है इसको रिसाइकल कर पाना, क्योंकि एक तो सेग्रीगेशन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रैग पिकर इसको कलेक्ट नहीं करते क्योंकि लाइट वेट है, इस वजह से भी, और इसमें काफ़ी सारा लेयर होती है, इस वजह से इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो ये लैंडफिल में पड़ी रहती है। इसी वजह से मेन लैंडफिल पॉल्यूशन का कारण बनती है, रिवर में बहुत माइक्रो प्लास्टिक का कारण बनती है यही चीज़। तो मैंने इसको डोर टू डोर लोगों से इकट्ठा किया और फिर इसको एज ए कलर की तरह ट्रीट किया। ये कलाकृति बनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए मनवीर को पहले पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग इकट्ठा करने होते हैं, जिसके बाद महीनों की मेहनत कर कलाकृति को आकार दिया जाता है। मनवीर के पास एक नहीं, ऐसी कई कलाकृतियां हैं जो पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग से बनाई गई हैं। ये स्टाइल अनोखी है, कला और पर्यावरण के प्रति समर्पण को दिखाती है। जी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं अपना जो काम है वो डिस्प्ले करता हूँ, गैलरीज वगैरह में डिस्प्ले होता है, और तो वहाँ पर जो लोग आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। मनवीर जब पॉली बैग इकट्ठा करते हैं तो वो एक बात का खास ख्याल रखते हैं, जिससे प्लास्टिक बैग देने वाला भी खास महसूस करता है। ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, मनवीर ने इस तरीके के बॉक्स बनाए। इस बॉक्स के अंदर लोगों को प्लास्टिक कलेक्ट करने के लिए प्रेरणा दी और ये कहा कि आप अपने घरों में जो भी प्लास्टिक होती है जिसे आप फेंकना चाहते हैं वो इन बॉक्स में कलेक्ट करिए, और लगातार ये उनके घर जाकर इस बॉक्स को लाते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं और फिर वापस यही बॉक्स उनको जाकर दे देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए लगातार मनवीर ये समझाते हैं कि कैसे आपको जागरूक होना है, कैसे इस मुहिम में उनके साथ जुड़ना है और किस तरीके से इस मुहिम को बड़ा बनाना है।
पर्यावरण की रक्षा के लिए मनवीर की ये बिल्कुल अनोखी कोशिश अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है और एक बड़े कल की उम्मीद जगा रही है। भाई ये हर हफ्ते आते हैं और ये इन्होंने मुझे पहले से ही बोल दिया था कि भाभी जो भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं आप फेंकोगे नहीं कूड़े में। तो इन्होंने मुझे बॉक्स बना के दिया है लकड़ी का, जाली का। तो मैं हर पूरे हफ्ते का जो भी होता है, मेरे दूध का पॉलीथीन या मेरा सब्जी का पॉलीथीन, मैं सब उसमें इकट्ठा करती हूँ और ये हफ्ते में आते मेरे से और लेके चले जाते हैं। मनवीर की कलाकारी भले ही प्लास्टिक से जुड़ी है, पर सवाल हमारी आदतों का है। फिलहाल मनवीर से जुड़कर 40 परिवार तो खुद को बदल रहे हैं, लेकिन ये संख्या और बढ़ानी होगी, तभी हम कुदरत पर प्लास्टिक का बोझ कम कर सकेंगे। पूरे भारत में करीब 25,000 से ज़्यादा एनजीओ ऐसी हैं जो सक्रिय रूप से पर्यावरण के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। इनकी कोशिश ये है कि आम जनता इनके इस मुहिम में हिस्सा बने, लेकिन ये मुहिम तभी सफल हो पाएगी जब आम जनता ये समझ पाएगी कि कैसे उसे पर्यावरण के लिए इस पूरे मुहिम में जुड़ना है, कैसे उसे काम करना है और सामाजिक तौर पे कैसे अपने जुड़ाव को बनाए रखना है। कैमरा पर्सन पवन के साथ वरुण सिन्हा। हम हर सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन की जो गिनती है वो कम हो रही है। हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन अपने बच्चों का सोचिए जिन्हें हम वातावरण की जगह सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने के लिए धकेल रहे हैं। इस भीषण कल से बचना है तो आज से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल एड्रेस पर अपनी बातें हमें लिखें। ये कहानियां अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शुभ बांटने से बढ़ता है। जय हिंद।